ये सीन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि द मेज रनर सीरीज का था। ये ज़ॉम्बीज बाकी फिल्मों और गेम्स में दिखाए गए ज़ॉम्बीज से काफी अलग थे और इनके ऐसा बनने का कारण फ्लेयर वायरस है। और इससे बनने वाले ज़ॉम्बीज कोई वॉकिंग डेड नहीं बल्कि इंसान ही है जो वायरस की वजह से ऐसा हो चुके हैं और अब लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो आखिर फ्लेयर वायरस कैसे आया? इस वायरस से बनने वाले ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर को मैं इंसान क्यों बोल रहा हूँ? ये वायरस इस फिल्म में कैसे स्प्रेड होता है? अगर इसे किसी ने बनाया है तो किसने और क्यों बनाया? और क्या इस टाइप के ज़ॉम्बीज रियल लाइफ में भी कभी हो सकते हैं? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि वाला। तो इससे पहले कि हम वायरस को समझें, पहले थोड़ा ब्रीफ में इस मेज रनर मूवी सीरीज को समझते हैं कि इस फिल्म का बेस क्या है। तो ये मूवी सीरीज में 3 फिल्म है और सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एंड आई हाईली सजेस्ट कि अगर इस फिल्म को नहीं देखे हो तो याद से बाद में देख लेना। तो बेसिकली ये सीरीज कुछ टीनेजर्स के अराउंड घूमती है, जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि 2014 की मूवी में हमें दिखता है कि बहुत सारे टीनेजर्स एक मेज लाइक वॉल में कैद है। दे आर काइंड ऑफ लॉस्ट, उन्हें किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस वो अपनी जिंदगी किसी तरह से काट रहे हैं और बाहर जाने का रास्ता भी कभी कभी ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर फिल्म के हीरो यानी कि थॉमस की एंट्री के साथ ही एक क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। इस मेज में कुछ स्पाइडर्स लाइक रॉबर्ट्स, जिन्हें मूवी में ग्रीवर्स कहा गया है, कुछ बच्चों को इन्फेक्ट भी करते हैं और मारते भी हैं। पर फर्स्ट मूवी के लास्ट में सब उस मेज से आखिरकार निकल जाते हैं और साथ में उन्हें पता चलता है कि उन पर विकेट नाम की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सभी की मेमोरी इरेज करके एक मेज ट्रायल चल रहा था, ये चेक करने के लिए कि बाहर के हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए वो कितने कैपेबल हैं। बाद में उन्हें कुछ लोग एक जगह पर ले जाते हैं और यहाँ से सेकंड मूवी की शुरुआत होती है, जिसे स्कॉच ट्रायल कहा गया है, जहाँ पर इन्हें और भी टीनेजर्स मिलते हैं जिन पर कुछ डेडली एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। और शुरू में तो लगता है कि इस नए प्लेस पर दे आर सेफ, पर वो भी विकेट से मिले होते हैं और ये सब लीड कैरेक्टर थॉमस देख लेता है। और चूंकि आगे उन पर भी ये एक्सपेरिमेंट होना रहता है तो इसलिए थॉमस अपने दोस्तों के साथ उस जगह से कुछ एक्शंस के साथ भाग जाता है और इस भागदौड़ी के बीच उन्हें काफी ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर मिलते हैं और इन्हें फिल्म में क्रैंक्स कहा गया है। खैर, ज़ॉम्बी से रेस लगाने के बाद सब थक हार कर सो जाते हैं। देन सुबह होने पर पता चलता है कि भाई पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। और अब बस यही स्टोरी है कि क्या वो बच्चे विकेट से बच पाते हैं, क्या ज़ॉम्बीज उन्हें मार देते हैं और बाहर उन्हें किस किस चीज का सामना करना होता है वगैरह वगैरह। और एक चीज की गारंटी है कि इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन, फ्रेंडशिप और थोड़ा लव सफ देखने को मिलता है। खैर देखो, हम फैमिली फ्रेंडली चैनल है तो ये सब किसी और चैनल पर देख लेना। इस फिल्म के लीड कैरेक्टर्स में थॉमस, न्यूट, मिन्हो, ब्रेंडा और टेरिसा है और ये फिल्म सीरीज जेम्स डैशनर की सेम नाम की बहुत पॉपुलर नोवेल पर बेस्ड है। और इस वायरस एक्सप्लोरेशन सीरीज में मैं बहुत जरूरी होने पर नोवेल के रेफरेंस भी दूंगा। अब जो आपके पास फिल्म की बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो चलो सीधा वायरस का पोस्टमार्टम करते हैं। फ्लेयर वायरस एक मैनमेड वायरस है जो पीएफसी ने सोलर स्टॉर्म से होने वाले फूड और रिसोर्सेज के शॉर्टेज के रिस्पांस में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बनाया था। ये एक बार होस्ट के ब्लड स्ट्रीम में स्लोली उस इंसान के ब्रेन पर अटैक करने लगता है, जिससे इवेंचुअली कोई इंसान एक ह्यूमन हंटिंग ज़ॉम्बी लाइक क्रिएचर में बदल जाता है, जिसे इस सीरीज में क्रैंक से रेफर किया गया। पर अब आपका सवाल ये होगा कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने की नीड आ गई और रिसोर्सेज खत्म होने लगे। पीएफसी क्या चीज है और अगर उसने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए वायरस बनाया तो वो क्रैंक्स कैसे बन गए? ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे या फिर ये सब प्री प्लान्ड था? तो देखो, मेज रनर मूवी सीरीज में फ्यूचर की टाइमलाइन को पोर्ट्रे किया गया है कि ईयर 2036 में पृथ्वी एक्सट्रीमली डेडली सोलर स्टॉर्म्स और सूरज से निकलने वाले सोलर फ्लेयर से लगभग खत्म होने को आ चुकी है, जिसके कारण पृथ्वी पर ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न तक सब कुछ बंजर होकर खत्म हो चुका है। सीधा कहूँ तो पृथ्वी का ये हिस्सा मूवी में सबसे ज्यादा डेंजरस है और इसे स्कॉच से रेफर किया गया है। ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स जो मेज रनर ट्रायल्स के शुरू होने के करीब 15 साल पहले होने लगे थे, इस इवेंट्स के कंसिक्वेंसेस में अर्थ के क्लाइमेट और एनवायरनमेंट में ड्रास्टिक बदलाव हुआ, जिससे इंसानियत ऑलमोस्ट तबाह हो गई और चीजें यहाँ भी शांत नहीं हुई। और अप्रॉक्स 4.5 बिलियन लोगों की सोलर फ्लेयर्स और स्टॉर्म्स के आने के शुरुआती 15 मिनट में मौत हो गई और आगे आने वाले दिनों में इससे होने वाले फायर स्टॉर्म्स, एक्सट्रीम हीट, सुनामी सबके कारण और करोड़ों लोगों की मौत हुई। और बची कुछ जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड के ज्यादा होने की वजह से बिजली गिरने लगी, जिससे बाकी जगह भी इनहॉस्पिटेबल हो गई, जिससे बचे लोगों के लिए खाने पीने और रहने में काफी दिक्कत होने लगी। अब इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए इंटरनेशनली कई सारे फॉर्मर गवर्नमेंट्स के मेंबर ने एक साथ आकर एक एलाई फॉर्म किया, जिसे पीएफसी यानी कि पोस्ट फ्लेयर्स कोalition कहा जाने लगा। पीएफसी के फॉर्म होने के साथ ही सभी देशों के मौजूदा हालत का अपडेट लेने के लिए एक सर्वे लॉन्च किया गया और 6 महीने बाद जब इस सर्वे का डाटा मिला तो एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस में ये पता चला कि अब बाकी जिंदा बचे 1.4 बिलियन लोगों के सर्वाइवल के लिए इनफ फूड, रिसोर्सेज और स्पेस अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर अब सिर्फ बचे हुए पॉपुलेशन के 70% लोगों के लिए इनफ फूड बाकी है।
इसके बाद पीएफसी साइंटिफिक इनिशिएटिव की डॉक्टर मैरी कूपर रिसोर्सेज को सभी को फीड करने के लिए एक रैशनिंग प्रोग्राम प्रपोज करती है, पर एवा पेज जो एक लीड कैरेक्टर है इससे डिसएग्री करती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इससे सिविलियन के बीच अशांति पैदा होगी और वॉर भी हो सकते हैं। और इंस्टेड एवा पेज बाकी 30% को एलिमिनेट मतलब कि खत्म करने का प्रस्ताव देती है। पेज को याद होता है कि सन फ्लेयर से पहले डॉक्टर मैरी कूपर एक जीन के ऊपर स्टडी कर रही होती है जो रफली 30% पॉपुलेशन में ही होता है, और उसके अकॉर्डिंग सिर्फ उन जीन्स वाले लोगों को टारगेट करने का तरीका ढूंढना है जिससे वो सभी लोग मारे जाएंगे जिनमें भी वो जीन्स मौजूद होंगे, विच मीन्स कि 30% पॉपुलेशन का एक बार में सफाया। स्टार्टिंग में तो डॉक्टर मैरी कूपर ऐसा नहीं चाहती है कि 30% पॉपुलेशन मारी जाए, पर फिर डॉक्टर कूपर को इन्फॉर्म किया जाता है कि भले ही वो साथ आए या ना आए, पीएफसी इस प्लान के साथ ही आगे बढ़ेगी। अब ये एश्योर करने के लिए कि पीएफसी के ऐसा करने से ज्यादा लोगों की जान ना चली जाए, डॉक्टर कूपर उन लोगों को सजेस्ट कर दी कि ऐसा करने के लिए एक वायरस की जरूरत होगी। अब जैसा कि मेज रनर की नॉवेल द किल ऑर्डर में बताया गया है, 2 साल बाद पीएफसी एक ऐसे ही डेडली वायरस को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए साउथ कैरोलिना में डिप्लॉय कर देती है। और अब जैसा कि ये वायरस सोलर फ्लेयर से होने वाले इवेंट से कुछ वक्त बाद फैलना ही शुरू होता है, तो सब ने इसे फ्लेयर वायरस कहना शुरू कर दिया। वैसे नोवेल में इसे पैथोजन VC321XB47 कहा गया है, और इसके डिप्लॉयमेंट के साथ ही सिर्फ कुछ महीनों में ये हवा से तेजी से फैलने लगता है, और 1 साल के अंदर बाकी बचे हुए आबादी में फैलने के साथ ही ये कोरोना की तरह एक ग्लोबल पैंडेमिक हो गया। खैर, यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट में रनर्स लिख देना। आई वॉन्ट टू नो कि कितने लोग वीडियोस को पूरी देखते हो। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार जब ये सब फैलने लगा तो किसी ने पीएफसी को कुछ कहा क्यों नहीं। तो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि किसी भी सिविलियंस को इसका आइडिया भी नहीं था कि ये मैन मेड वायरस है जिसे गवर्नमेंट ने ही पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बनाया है, और बजाय इसके लोगों को ऐसा लग रहा था कि ऐसा नेचर कर रही है। और जैसा कि प्लान ये था कि वायरस इन्फेक्ट लोगों की बिना दर्द हुए क्विकली मौत हो जाएगी, इंस्टेड इस वायरस में अपने आप म्यूटेशन होने लगा और ये और भी ज्यादा बेकार हो गया। और ऐसे में लोग इसी वायरस से इन्फेक्ट होकर क्रैंक्स बनने लगे। क्रैंक्स बनने के बाद विक्टिम्स में कई बदलाव होते हैं, वो एक्सट्रीमली वायलेंट हो जाते हैं और उनमें दूसरों को मारने की इच्छा भी होती है। और पीएफसी के इतने भयानक मिस्टेक के कारण विकेट नाम की एक नई ऑर्गेनाइजेशन इस होप से बनती है कि वो इसका क्योर बना लेगी, और उन्हें पता चलता है कि बची हुई आबादी की सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही इस फ्लेयर वायरस से इम्यून है, और उन सभी की उम्र 20 साल से कम है। और इसलिए विकेट इनके ब्रेन के सर्टेन सिचुएशन में रिएक्शंस को मॉनिटर करके इनका इस्तेमाल क्योर ढूंढने के लिए करती है, और इस ब्रेन एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए उन्हें मेज में रखा जाता है। अब आप सोचो कि मैंने आखिर इस फिल्म के ज़ॉम्बीज को स्टार्टिंग में इंसान क्यों कहा। तो देखो, हमने मूवीज में देखा है कि ये क्रैंक्स ट्रेडिशनल ज़ॉम्बीज की तरह ही खरोचने और काटने से दूसरों को वायरस स्प्रेड करते हैं, पर जैसा कि ज़ॉम्बीज टेक्निकली अनडेड होते हैं, मेरा मतलब कि वैसे मरे लोग जो वापस आ गए हों, क्रैंक्स ऐसा नहीं होते, बल्कि कहीं ना कहीं इनके अंदर इंसानियत जिंदा होती है। इसका मतलब कि इफेक्टिव क्योर जब भी बनेगा तब ये वापस से ह्यूमन बन सकते हैं, क्योंकि दे आर नॉट डेड बल्कि दे आर इन्फेक्टेड। बिल्कुल आई एम लेजेंड में दिखाए गए डार्क सीकर्स की तरह। इस सीरीज में हमें यह भी बताया जाता है कि फ्लेयर वायरस के डिफरेंट स्टेजेस हैं, और शुरुआत में तो मूड स्विंग्स, पुअर बैलेंस और हेडेक वगैरह सिम्टम्स होते हैं, पर धीरे धीरे जब वायरस टेक ओवर करने लगता है तो इरिटेशन, एंगर और एग्रेशन जैसे और भी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। और लेटर ऑन इन्फेक्टेड विक्टिम्स इंसानियत भूलकर किसी कैनिबलिस्टिक ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बी लाइक क्रिएचर में बदल जाता है। एक सर्टेन पॉइंट तक इन्फेक्शन फैल जाने के बाद वो अपनी बॉडी के ऊपर से पूरा कंट्रोल खो चुके होते हैं, और जब वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुके होते हैं तब उन्हें गॉन कहा जाता है, विच सिंपली मीन्स कि अब वो जा चुके हैं और वापस आने का उनका कोई सवाल ही नहीं है। इनकी फिजिकल अपीयरेंस काफी जख्मी और चोट से भरी होती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि गॉन ज़ॉम्बी अपने से नए ज़ॉम्बी पर भी अटैक करते हैं। जैसा हम देखते हैं कि जैनसन के इन्फेक्ट होने के बावजूद लैब में मौजूद ज़ॉम्बी उस पर अटैक करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा न्यू ज़ॉम्बी बने क्रैंक से लड़ने के कारण और सेल्फ म्यूटिलेशन की वजह से होता है, क्योंकि इनकी बॉडी कंटिन्यूअसली सड़ती रहती है। खैर, इस वायरस को शुरुआत में ही रोकने का एक तरीका है, जिसे कई सारे ब्रेन्स को ऑब्जर्व करने के बाद विकेट वाज एबल टू डिस्कवर कि एक्सट्रीमली एक्टिव ब्रेन वायरस से होने वाले डैमेज की स्पीड को इंक्रीज कर देती है, और इसकी वजह से ब्लिस नाम का एक ट्रीटमेंट तैयार होता है। हालांकि ये कोई क्योर नहीं था और बस एक तरह का ड्रग्स था जो सिर्फ ब्रेन एक्टिविटी को स्लो कर देता है, जिससे वायरस से डैमेज में काफी वक्त लगता है, और ये क्रैंक्स में बदलाव की प्रोसेस बहुत स्लो कर देता है। वैसे इसके काफी एक्सपेंसिव होने की वजह से सिर्फ वेल्दी लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे, पर सीरीज के खत्म होते होते वी गॉट टू नो कि इम्यून्स पर किए गए रिसर्च से विकेट थॉमस के ब्लड से क्योर का ब्लूप्रिंट बनाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि दवाई की छोटी सी शीशी ही रेडी हो पाती है, और वो भी यूजलेस हो जाती है, क्योंकि एंड में जो भी इसका क्योर बनाने में कैपेबल होते हैं, लाइक एवा पेज, डॉक्टर मैरी कूपर या टेरिसा, सब मारे जाते हैं। तो इसकी एंडिंग पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग बहुत बेकार होती है।
क्योंकि हाँ माना कि थॉमस और कुछ लोग सरवाइव करके सेफली आइलैंड में पहुंच जाते हैं, पर मिलियंस ऑफ लोग और क्रैंक्स जिनको बचाने के लिए इतने एक्सपेरिमेंट वगैरह हुए वो अब कभी भी सेव नहीं हो पाएंगे। खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, वैसे आप लोगों को क्या लगता है? मेज रनर आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। और जहाँ तक बात है ऐसा कुछ फ्यूचर में होने की, तो उस पर मैं डिफरेंट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यार ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। खैर अगर तुम्हें ये जानना है कि आई एम लेजेंड में दिखाए गए क्रिप्टन वायरस से बनने वाले डार्क सीकर्स सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ज़ॉम्बीज कैसे थे, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।